गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक स्टूडेंट टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ध्वनि। हमारा चैप्टर नंबर है 12 यानी 12 और हमारा पेज नंबर है 95। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने दाब के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने एक आंकिक प्रश्न किया था कि 2000 किलोग्राम द्रव्यमान का एक हाथी जिसके पांव का क्षेत्रफल 250 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जमीन पर खड़ा है, हाथी द्वारा आरोपित दाब की गणना करनी थी और उसका गुरुत्वीय त्वरण भी दे रखा था। तो बच्चों, हमने इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किया था। हाथी के पांव का क्षेत्रफल इतना था, गुरुत्वीय त्वरण इतना दे रखा था, हमें दाब निकालना था। तो हमने क्या किया, दाब निकालने के लिए सबसे पहले हमें बल पता होना चाहिए। बल क्या होता है? द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। हाथी का द्रव्यमान दे रखा था 2000 और गुरुत्वीय त्वरण था 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने क्या किया, इसकी गुणा की और हमारे पास 20,000 न्यूटन हाथी द्वारा आरोपित बल आ गया। अब था बच्चों हाथी के पाँव का क्षेत्रफल। हाथी के पाँव का क्षेत्रफल उन्होंने दे रखा था, पर ये हाथी के एक पाँव का क्षेत्रफल था और हाथी के तो 4 पैर होते हैं, तो इसीलिए हमें इससे 4 से गुणा करना है। तो कैसे करेंगे? हाथी के पाँव का क्षेत्रफल 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हाथी के चारों पैरों का क्षेत्रफल 4 गुणा 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हम 4 के 250 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। 1000 बटे कितना करना है? अब सेंटीमीटर स्क्वायर को हमें मीटर स्क्वायर में बदलना है, तो 1 मीटर में आने के लिए हमें 100 से भाग करना पड़ेगा। दूसरा मीटर यानी स्क्वायर है, तो दूसरा मीटर में आने के लिए फिर से 100 से भाग करना पड़ेगा। तो इस तरह से 2 0 से 2 0 कट किए, फिर 1 0 से 1 0 और कट हो गया। हमारे पास बचा 1/10 मीटर स्क्वायर, या फिर इसे मीटर स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। अब था हाथी द्वारा आरोपित दाब। हाथी द्वारा आरोपित दाब कैसे निकालेंगे? बल बटे क्षेत्रफल। बल उसने कितना दिया था? 20,000 न्यूटन हमने निकाला और हमारा क्षेत्रफल आया 1/10 मीटर स्क्वायर। अब ये जो बटे में कोई चीज़ होती है और उसके भी बटे में कोई चीज़ होती है, तो ये चली जाती है ऊपर। तो हमारे पास कितना आ गया? 20,000 पहले था, 1 0 और आ गया, यानी हमारे पास आ गया 2 लाख पास्कल। तो बच्चों, यहाँ पर ये क्वेश्चन अब कंप्लीट होता है। चलो अब पढ़ते हैं हम ध्वनि। बच्चों, ध्वनि भी एक प्रकार की ऊर्जा है। ध्वनि ऊर्जा का वह रूप है जिसमें हम सुन सकते हैं। प्रत्येक ध्वनि का अपना एक गुण होता है। यही कारण है कि हम भिन्न भिन्न ध्वनियों को पहचान पाते हैं। कोई ध्वनि हमें अच्छी लगती है, कोई ध्वनि हमें बहुत तेज प्रतीत होती है, तो इस तरह से हम ध्वनियों को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ध्वनि हमें संचार में सहायता करती है, यानी हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं और हम एक दूसरे के विचारों को सुन सकते हैं। बिना बातचीत के एक दूसरे से संचार करना बहुत कठिन होता है। कई पशु पक्षी भी ध्वनि के माध्यम से ही एक दूसरे से संचार कर पाते हैं। जो वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती हैं वो ध्वनि के स्रोत कहलाते हैं, ध्वनि के सोर्स कहलाते हैं। जैसे मशीन भी क्या करती है? ध्वनि उत्पन्न करती है। मानव तो करता ही है, पशु पक्षी और ध्वनि के कुछ अन्य स्रोत भी होते हैं। ध्वनि का उत्पादन कैसे होता है? जब कोई वस्तु कंपन करती है, कंपन करना मतलब उसमें वाइब्रेशन होना, जब उसके अणु आगे पीछे ऊपर नीचे गति करते हैं तो उसे कंपन बोलते हैं। तो ध्वनि उत्पन्न होती है, अतः ध्वनि वह कंपन है जिसे सुना जा सकता है। कंपन किसी पिंड की अपने केंद्रीय अक्ष के आगे पीछे त्वरित गति कहलाती है। इसे आप एक क्रियाकलाप के थ्रू भी समझ सकते हो। जैसे एक क्लैंप कुछ इस तरह का बना हुआ होता है और ये धातु की एक पतली पत्थर को क्लैंप में कस दिया जाता है। इसके मुक्त सिरे मतलब जो खाली सिरे हैं वो उनको दबाकर छोड़ देते हैं। अब आप क्या देखते हैं? आप पाते हैं कि पत्थर ऊपर नीचे कंपन करने लगती है और जिसकी वजह से ही क्या होगा, ध्वनि उत्पन्न हो जाती है। एक और क्रियाकलाप है, इसे आप खुद करके देख सकते हैं। एक टेबल पे 2 कील लगा के उसमें एक धागा बांध के इस तरह से, इनसे हमें ये पता चलता है कि ध्वनि तभी उत्पन्न होती है जब वस्तु कंपन करती है। जैसे ही कंपन बंद होता है, ध्वनि भी बंद हो जाती है। अब लॉजिक ये है कि हमें आखिर ध्वनि सुनाई कैसे देती है, हम ध्वनि सुनते कैसे हैं? कंपन से वायु में तरंग उत्पन्न होती है।
जब ये तरंगे हमारे कानों तक पहुंचती हैं तो हमें इन्हें सुन लेते हैं। जब किसी लाउड स्पीकर का स्विच ऑन किया जाता है तो इसमें मौजूद झिल्ली, जिसे मेम्ब्रेन बोलते हैं, वो आगे पीछे गति करने लगती है, अर्थात कंपन करने लगती है। इसके कारण लाउड स्पीकर के चारों ओर के वायु अणु कंपन करने लगते हैं। इसके कारण लाउड स्पीकर के चारों ओर के जो वायु अणु होते हैं ना, वायु वाले जो कण होते हैं, वो कंपन करने लगते हैं। यदि वायु अणुओं को हम एक छोटी बॉल की तरह मान लें तो बॉल क्या करती है, एक दूसरी बॉल से जब टकराती है तो वो उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। ऐसे ही हमारे जो वायु के अणु होंगे वो भी एक दूसरे से जब टकराते हैं तो उन्हें आगे ढकेलने के लिए फोर्स लगाते हैं, आगे ढकेलते हैं। वह क्षेत्र जहाँ पर ये एक साथ जमा हो जाते हैं उसे हम संपीड़न या कंप्रेशन कहलाते हैं, और वह क्षेत्र जहाँ ये एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं वो विरलन कहलाता है। यानी कंप्रेशन में ये अणु पास पास आ जाते हैं और विरलन में ये एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, जिसे रेरफैक्शन भी कहते हैं। जब ध्वनि गति करती है, अणु स्वयं एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गति नहीं करता, बल्कि ये केवल अपने माध्य स्थिति के सापेक्ष कंपन करता रहता है। मतलब जहाँ पर ये होता है वहाँ पर ये कंपन करता रहता है। यही वह प्रभाव है जो संचरित होकर हमारे कानों तक पहुँचता है। संचरित होकर मतलब हमारे पास धीरे धीरे चलकर हमारे कानों तक पहुँचता है। ध्वनि के गुण, ध्वनि के क्या गुण होते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है। इस चित्र में एक स्टैंड के ऊपर एक धागा बांधा है और जिसमें एक गोला बांध दिया गया है। अब होता क्या है, ये गोला की माध्य स्थिति है। जैसे ही हम क्या करेंगे, इस अभी तो ये माध्य स्थिति में है, और अगर हमने इसमें थोड़ा सा बल लगाया तो ये पहले सी की तरफ जाता है और फिर यहाँ पर कुछ देर ठहरता है और फिर बी की तरफ आता है, और अब ये अपने बाईं ओर जाता है और ए पर कुछ देर ठहरता है और फिर पुनः इस तरह से ये चक्रण करता रहता है। इसे बोलते हैं लोलक। ये जो पेंडुलम होता है इसे हिंदी में बोलेंगे लोलक। ये अपनी माध्य स्थिति के आगे पीछे इस तरह से जो गति करता है इसे ही हम बोलते हैं दोलन गति। लोलक का अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन लोलक का आयाम कहलाता है। मतलब ये जो पिंड है, ये जो गोला है, ये कितना मैक्सिमम दूर जा सकता है और कितना इस तरफ मैक्सिमम दूर जा सकता है, यही इसका क्या कहलाता है, आयाम। आयाम मतलब ये मैक्सिमम दूरी। तो इसे हम किससे, मीटर से मापेंगे। आयाम बताता है कि वस्तु अपनी माध्य स्थिति से कितना विस्थापित हुआ है, कितना दूर गया है। प्रति सेकंड दोनों की संख्या दोलन की आवृत्ति कहलाती है। यानी ये इधर और इधर एक सेकंड में कितनी बार गया है वो इसकी आवृत्ति कहलाएगी, और इसे करने में जितना समय लगेगा वो इसका आवर्तकाल कहलाता है। आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज कहलाती है। एक दोलन पूरा करने में लगा समय दोलन का आवर्तकाल कहलाता है, और इसे सेकंड में मापा जाता है, और इसको हम टी से भी, टी अक्षर टाइम को टी से भी डिनोट करते हैं। दोलन के आवर्तकाल और आवृत्ति के बीच में एक संबंध होता है। इसका संबंध क्या होता है, यदि कंपन करने वाले पिंड को हम आवृत्ति या फिर f मान लें और उसका आवर्तकाल t मान लें तो एक सेकेंड में पूरा समय लगेगा, एक कंपन पूरा करने में समय लगेगा 1/f सेकेंड। किंतु ये एक कंपन करने में लगा समय t होगा तो t बराबर हो जाएगा 1/f, यानी आवर्तकाल बराबर हो जाएगा 1/आवृत्ति। इस पर उदाहरण है, देखो आवर्तकाल बराबर क्या होता है, 1/आवृत्ति। अगर हमने मान लिया आवृत्ति हमें इतनी दी हुई है, 20 हर्ट्ज दी हुई है, तो आवर्तकाल निकालना है। आवर्तकाल को हमने टी से डिनोट किया था ना, तो टी बराबर है हमारा कितना हो जाएगा 1/20। अब इसको कैसे हल करेंगे, नीचे वाले को यहाँ लिखते हैं, ऊपर वाले को यहाँ। अब हमने क्या किया, 0 लगाकर पॉइंट लगाया। जब पॉइंट लगाएंगे तो एक 0 बढ़ाया, फिर अभी भी यहाँ पर 10 है, यहाँ 20, तो हमें इससे ज़्यादा लाना है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, एक 0 और बढ़ाएंगे तो यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा। अब 20 पंजे 100 होते हैं, 100 से पूरे कैंसिल हो गए, तो t बराबर आ गया 0.05 सेकेंड। तो इस तरह से आप आवर्तकाल अगर दिया है तो आवृत्ति निकाल सकते हैं, आवृत्ति दी है तो आवर्तकाल भी निकाल सकते हैं। फिर है आयाम और प्रबलता।
आयाम क्या होता है? एम्पलीट्यूड या प्रबलता मतलब कहलाता है लाउडनेस, कितनी तेज जो आवाज़ निकलती है वो। ध्वनि की प्रबलता आयाम के कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। आयाम जितना अधिक होगा प्रबलता उतनी ही अधिक होगी। आयाम पता है ना, क्या बताया अभी? लोलक का जितना विस्थापन होता है वो उसका आयाम कहलाता है। तो आयाम जितना अधिक होगा तो प्रबलता यानी लाउडनेस उतनी ही तेज होगी, उसकी ध्वनि उतनी ही तेज होगी। यदि आप किसी ढोल को जोर से पीटते हैं तो अधिक तेज ध्वनि उत्पन्न होती है। इसका मतलब ध्वनि की प्रबलता ध्वनि के सोर्स से श्रोता की दूरी पर भी निर्भर करती है। श्रोता मतलब सुनने वाला। ध्वनि की प्रबलता को साउंड मीटर से मापा जाता है। इसकी इकाई डेसिबल होती है। तो डेसिबल को टेलीफोन के आविष्कारक कौन थे? ग्राहम बेल। उनके नाम पर ही डेसिबल रखा गया है, ग्राहम बेल का डेसिबल। इससे दुर्बल ध्वनि की आवृत्ति 3000 हर्ट्ज की होती है, जिसकी प्रबलता 0 डेसिबल होती है, जिसे हम सुन नहीं सकते। 140 डेसिबल या उससे अधिक की तीव्रता की ध्वनि कानों में दर्द उत्पन्न कर देती है और कान के ऊतकों को क्षति पहुंचती है। यानी 3000 हर्ट्ज की प्रबलता कितनी होगी? 0 डेसिबल होगी और इसे हम सुन नहीं सकते। 140 डेसिबल या उससे अधिक तीव्रता की ध्वनि अगर हमारे कानों में पड़ती है तो हमारे कानों में दर्द होने लगता है, क्योंकि उससे हमारे कानों को क्षति पहुंच सकती है। आवृत्ति और स्वर। आवृत्ति को ध्वनि का महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। आपने किसी बच्चे की तीक्ष्ण आवाज़, तीक्ष्ण मतलब बहुत पतली सी आवाज़ सुनी होगी, और एक वयस्क पुरुष की कैसी आवाज़ होती है? मोटी होती है। तो ध्वनि की तीक्ष्णता, जिसे श्रिलनेस भी कहते हैं, कंपित वस्तु की आवृत्ति से निर्धारित होती है। तीक्ष्णता की व्याख्या के लिए हम क्या निकालते हैं? पिच या फिर स्वर या तारत्व बोलते हैं हिंदी में, उसका प्रयोग किया जाता है। कंपित पिंड की आवृत्ति जितनी अधिक होगी उसकी पिच उतनी ही ऊंची होगी। यानी ऊंची पिच वाला या तारत्व वाली ध्वनि कैसी होती है? पतली होती है या तीक्ष्ण होती है। जबकि जिसके कम स्वर होगा, जिसकी ये लो पिच होगी, उसकी आवाज़ मोटी होती है। तो जो बड़े लोग होते हैं, पुरुष होते हैं, उनकी आवाज़ थोड़ी मोटी होती है। इसका मतलब उनकी पिच कैसी है? उनकी पिच कम है, लो पिच है उनकी। गुणवत्ता या क्वालिटी। यदि किसी सितार या गिटार के समान सुर तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न की जाए तो हम इसकी ध्वनि में विभेद कर सकते हैं। ये ध्वनि के अन्य गुण के कारण होता है, जिसे हम गुणवत्ता कहते हैं। मतलब आपने सुना होगा सितार और गिटार के दोनों की ध्वनि कैसी होगी? दोनों की भिन्न भिन्न होगी, और हम जिस गुण से ये पता कर पाते हैं उसे ही हम गुणवत्ता कहलाती, वही हमारी क्या कहलाएगी? गुणवत्ता। कि सितार की ध्वनि कौन सी है, गिटार की ध्वनि कौन सी है, हम आसानी से पता कर सकते हैं ना। अध्ययनों में पाया गया कि अधिकतर कंपित वस्तुएं एक ही आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न नहीं करती, बल्कि वे भिन्न भिन्न आवृत्तियों की ध्वनि भी उत्पन्न करती हैं। जब किसी सितार पर कोई नोट या सुर छोड़ा जाता है तो ये निश्चित आवृत्ति की मूल ध्वनि उत्पन्न करता है, जिसे हम मूल स्वर कहते हैं। इसके साथ दूसरी आवृत्ति की ध्वनि का मिश्रण भी उत्पन्न होता है, जिसमें बस प्रत्येक तीव्रता भिन्न भिन्न होती है और इसे सनादी कहते हैं। सनादी मतलब हार्मोनिक्स। यदि सितार पर समान सुर छोड़ा जाए तो मूल सुर तो समान होगा, किंतु सनादी यानी हार्मोनिक्स तथा उनकी संगत तीव्रता भिन्न भिन्न होगी। यही कारण है कि हम सितार और गिटार पर छोड़े गए समान सुर में विभेद कर पाते हैं। किसकी वजह से? ये हार्मोनिक या सनादी की वजह से। अतः ध्वनि की गुणवत्ता इसकी आवृत्ति और उनकी संगत तीव्रता द्वारा निर्धारित होती है। तो बच्चों, अब इसके आगे के आपको क्वेश्चन आंसर करके लेके आने हैं, खुद से इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। जितने क्वेश्चन मिल रहे हैं वो सारे करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पढ़ेंगे और एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।